नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े कानूनी प्रावधान पर आपको जानकारी देंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी एक ऐसा नासूर है जिसकी मार जनता पर सीधे पड़ती है। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया था और उसके तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से कुल 8 श्रेणियों की वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है। केंद्र इस कानून में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहता है और जिसके तहत वस्तुओं को स्टॉक यानी जमा करने की एक सीमा तय की जाती है और सामान के आवागमन पर नजर रखी जाती है और उसके जरिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया जा सकता है और वस्तुओं के उत्पादन पर लेवी या कर भी लगाया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ राम नरेश यादव जी। आप फोन करके उनके साथ जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। राम नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। जमाखोरी कालाबाजारी रोकने से जुड़े कानून पर आज बातचीत करेंगे और तमाम कानूनी सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधे हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279670, 012061279668। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपने समस्याओं का समाधान हासिल कीजिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राम नरेश जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आखिर क्या है। अच्छा जी, ये आवश्यक वस्तु नियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एक भारतीय कानून है जो उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। ये सरकार को सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक माने जाने वाली कुछ वस्तु जैसे खाद्यान्न, दवाइयां, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद और बहुत के कुछ उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम सरकार को कमी या आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है। ये अधिकारियों को स्टॉक सीमा लगाने, कीमतों को विनियमित करने और आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय करने की शक्ति देता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना है, बाजार में स्थिरता बनाए रखना और समाज के सभी वर्ग के लिए एक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जी बिल्कुल। राम नरेश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या कुछ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, विशेषकर कमी या आपातकाल के समय में। इससे उद्देश्यों में खाद्यान्न, औषधि, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन को विनियमित करने शामिल है। सरकार को कीमतों को नियंत्रित करने, स्टॉक सीमा लगाने, बाजार में हस्तक्षेप करने का अधिकार देकर अधिनियम का उद्देश्य जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य बाजार में स्थिरता बनाए रखना और कीमतों में उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाकर और समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक वस्तुओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। सबसे मेन बात है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, बाजार में व्यवधानों को कम करना और जनता को उनकी भलाई के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के अधिकार को बनाए रखना है। जी जी। राम नरेश जी, ये आवश्यक वस्तुएं भारत में क्या कुछ है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
आवश्यक वस्तु घोषित करने का अधिकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 देता है। उसमें जो आवश्यक वस्तु है वो जैसे खाद्यान्न में चावल हो गया, गेहूं हो गया, चीनी होगी, खाद्य तेल में सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, ताड़ का तेल है, दवाइयां है, जो उर्वरक है, रसायन है, जैविक उर्वरक है, कच्चा माल है, कृषि आदान जैसे बीज है, कीटनाशक है, सीमेंट स्टील है, कोयला बिजली है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट है, ये सभी आवश्यक है। इनमें ये क्योंकि ये सूची संपूर्ण नहीं है और सब सरकार के पास समाज की मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार वस्तुओं को जोड़ने और हटाने का अधिकार है। तो ये सब आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पे सरकार अपना कंट्रोल कर सकती है और समय पड़ने पर करती है। बिल्कुल रामनरेश जी, अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का कोई उल्लंघन करता है या इसके कानूनों को नहीं मानता है तो उसके तहत सजा का क्या कुछ प्रावधान है, ये भी जानना चाहेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में सजा 7 साल तक दंड हो सकता है, उसमें जुर्माना भी हो सकता है जी। और जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी में जो मिली हुई वस्तु है उसको जब्त करने का अधिकार भी है। और जैसे कुछ मामले हैं जिसमें सजा में अपराध करने में इस्तेमाल की गई किसी संपत्ति को जब्त करना भी शामिल होता है। ये सब इसके अंदर अधिनियम के तहत सजा के प्रावधान दिए गए हैं। जी बिल्कुल। अधिक कीमतों की शिकायत अगर करना चाहें तो कहाँ की जाए सर? इसके लिए एक तो उपभोक्ता हेल्पलाइन बना रखा है जो 14404 टोल फ्री नंबर है, कंज्यूमर हेल्पलाइन। दूसरा कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। तीसरा है सरकारी यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकारी प्राधिकारी, उनके सामने कर सकते हैं, या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है वहां भी शिकायत कर सकते हैं। और पांचवा है उपभोक्ता संगठन, यानी कि जो एसोसिएशन बनी हुई है कंज्यूमर्स की, उनमें उनके सामने भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल रामनरेश जी, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के बीच में फर्क क्या है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइएगा। जमाखोरी होती है होल्डिंग, यानी कि जमाखोरी में बाजार में एक कृत्रिम कमी पैदा करने के इरादे से बड़ी मात्रा में सामान जमा करना शामिल है। जैसे बहुत सा सामान इकट्ठा कर लेते हैं कुछ व्यापारी और उससे एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी यानी कि एक कमी पैदा हो जाती है मार्केट के अंदर, और जब वो कमी पैदा होती है तो उसके बाद वो बाजार को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, कंट्रोल में, और उन कीमतों, उन जो कमी होने पर जो वो चीज है उसकी कीमत में वो वृद्धि करते हैं। कीमत वृद्धि से मुनाफा होता है उनका। तो जो जितने भी होल्डर्स हैं वो पे मुनाफा करने के लिए जमाखोरी करते हैं और भविष्य की जो कीमतें हैं उनको निर्धारण करते हैं। दूसरा है काला बाजारी, यानी कि काला विपणन। इसमें काला बाजारी होता है औपचारिक बाजार चैनलों के दायरे से बाहर माल की खरीद और बिक्री से, यानी कि जो एक डिजाइन मार्केट है उसके बाहर वो उस माल को खरीदते हैं, बेचते हैं। काला बाजारी करने में माल की कमी या नियंत्रित मूल्य निर्धारण का फायदा उठाकर उन्हें काला बाजार में बढ़ी हुई कीमतों पर बेचते हैं, जहां लेन देन गुप्त होता है या अवैध रूप से होता है। काला बाजारी कानून व्यापार प्रथाओं को कमजोर करते हैं और बाजार की जो गतिशीलता है, उसकी स्पीड है, उसको विकृत करते हैं, और अनुचित प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन होता है उसको भी वो खत्म करते हैं। ऊंची कीमतों में सामान को बेचते हैं, और जो औपचारिक बाजार है वस्तुओं की जो कम उपलब्धता को जन्म देता है, यानी कि उसकी जो कीमतें हैं उसको स्कैर्सिटी पैदा करते हैं इस टाइप की। तो संक्षेप में मैं बताऊं तो जमाखोरी में कृत्रिम कमी पैदा करने और औपचारिक बाजार के भीतर कीमतों में हेरफेर करने के सामानों का भंडारण शामिल है, जबकि काला बाजारी में व्यक्तिगत लाभ के लिए कमी या मूल्य का अंतर फायदा उठाने के लिए औपचारिक बाजार संरचना के बाहर अवैध व्यापार प्रथाएं शामिल है। दोनों गतिविधि उपभोक्ताओं, बाजार स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और विभिन्न कानून और ऋणों के कानूनी दंड के अधीन है। बिल्कुल रामनरेश जी, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का फर्क तो आपने समझाया, लेकिन इन दोनों ही चीजों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो किस तरह की कार्रवाई और कैसे की जाती है? इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 दिया गया है, जिसमें दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है जी। उसमें साबित होने पर दंड की कार्रवाई भी होती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। और जो जमाखोरी और इसमें जो सामान की जब्ती होती है वो सामान भी जब्त कर लिया जाता है, यानी कि वो सीज भी हो जाता है जी।
फिर है बाजार की निगरानी, यानी कि एजेंसियां उसके बाद उस बाजार की निगरानी रखती है ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो और जमाखोरी और इनको रोक लगाने में एक मदद मिल सके। और ये एक अवेयरनेस भी पैदा करती है जो सरकारी एजेंसियां, ताकि जो कंज्यूमर है अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहे और इस टाइप की अगर कोई गतिविधि होती है जमाखोरी या काला बाजारी तो उसकी तुरंत शिकायत गवर्नमेंट एजेंसीज को करें। बिल्कुल। सरकार के पास क्या कुछ शक्तियां हैं और वो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बाधित होने से कैसे रोके? रामनरेश जी, सरकार के पास क्या कुछ शक्तियां हैं कि वो जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी जमाखोरी पर, उनकी सप्लाई को रोकना को बाधित ना हो सके, इस तरीके से उन्हें रोका जा सके, इसके लिए क्या कुछ करना होता है? सबसे पहले सरकार के पास जो शक्ति है उसमें है विनियमन और कंट्रोल। यानी कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और बिक्री को विनियमित कर सकती है, यानी कंट्रोल कर सकती है। अधिकारियों को स्टॉक सीमा लगाने और कीमतों को विनियमित करने और को नियंत्रित करने की अनुमति देता है ताकि वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जमाखोरी और कालाबाजारी रुक सके। दूसरा होता है निगरानी और डेटा एनालिसिस। सरकारी एजेंसियां निगरानी रखती है और डेटा एनालिसिस के माध्यम से बाजार की गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक स्तर की निगरानी कर सकती है ताकि इससे संभावित जो व्यवधान या कमी की पहचान टाइम से करने में मदद मिलती है और जो भी जोखिम या होता है उसको कम करने के समय में हस्तक्षेप संभव हो पाता है। तीसरा है रणनीतिक भंडार, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्टॉक। इसमें प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति या बाजार में उतार चढ़ाव के कारण होने वाली जितनी भी आपूर्ति बाधा जो होती है उससे सरकार आवश्यक वस्तुओं का रणनीतिक भंडार बनाए रखती है। ये भंडार संकट के समय में महत्वपूर्ण वस्तुओं को निर्बाध यानी कि इजीली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय के रूप में काम करते हैं। दूसरा है आयात और निर्यात। घरेलू आपूर्ति और मांग को स्थिर करने के लिए अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित कर सकते हैं। कमी के दौरान घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात प्रतिबंध या टैरिफ समायोजन लगाया जा सकता है, जबकि निर्यात नियंत्रण आवश्यक वस्तुओं के अत्यधिक बहिर्हाव को रोक सकता है। फिर एक मूल्य स्थिरीकरण, यानी कि जो प्राइस है प्राइस कंट्रोल, उसको कर सकते हैं। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि या उतार चढ़ाव को रोकने के लिए मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू कर सकती है, यानी कि प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें उपभोक्ता के लिए सामर्थ्य और पहुंच बनाए रखने के लिए मूल्य सीमा, सब्सिडी या बाजार में डायरेक्ट कंट्रोल सरकार कर सकती है। छठा है प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और संकट प्रक्रिया के लिए सरकारी एजेंसियां, उद्योग हितधारकों और व्यापार संघों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है, यानी कि इन सबका एक परस्पर सहयोग की एक कामना करती है सरकार और प्रयास करती है कि आपूर्ति व्यवधान को दूर करने और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सूचना साझा करें, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपस में, संसाधन आवंटन और सामूहिक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती है। तो इन शक्तियों का लाभ उठाकर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और विनियमन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर सरकारें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम को कम कर सकती है। जी रामनरेश जी, ये एस्मा या फिर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट क्या है और इसकी क्या कुछ महत्ता है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट संकट या आपातकाल के दौरान जनता को जो आवश्यक सेवाएं होती है उसको बिना रुकावट के डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है। ईएसएम में जैसे परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, जल आपूर्ति, दूरसंचार जैसे आवश्यक जो क्षेत्र है जिसमें हम अमूमन देखते हैं हड़ताल हो जाती है या तालाबंदी या कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है जिसको ये इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो ईएसएमए का महत्व सार्वजनिक कल्याण, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने की क्षमता में निहित है। खासकर प्राकृतिक आपदा, महामारी या नागरिक अशांति जैसी स्थितियों के दौरान सरकार इसमें कोई भी रुकावट आती है, इसके किसी भी इसमें बिजली में, जल में, आपूर्ति में या दूरसंचार में सपोज कई बार स्ट्राइक हो जाती है या एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा वेतन नहीं बढ़ा है, मैं इसका सारा काम रोक देते हैं या तो
इस तहत अगर ऐसा कोई संकट पैदा होता है तो एस्मा से उसको कंट्रोल करते हैं और निर्धारित करते हैं, और ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर एक जो है एक्शन भी लिया जाता है सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल। ये भी समझना चाहेंगे राम नरेश जी कि इस एक्ट या कानून के तहत सरकार या फिर प्रशासन के पास किसी व्यक्ति के डिटेंशन की क्या कुछ शक्तियां हैं? इसके आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी ESMA के तहत सरकार या प्रशासन के पास आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की हिरासत से संबंधित कुछ शक्तियां हैं। इन शक्तियों का मुख्य उद्देश्य है आवश्यक सेवाओं में व्यवधान को रोकना और जनता तक उनकी निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना है। जैसे हिरासत आदेश दे सकते हैं, डिटेंशन ऑर्डर। ESMA के तहत ये कोई भी जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको कोई बाधित करता है तो ऐसे व्यक्ति को नजरबंद का आदेश दिया जा सकता है, यानी कि उनको डिटेंशन में रख सकते हैं ताकि आवश्यक सेवाओं और हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको नजरबंद किया जाता है। दूसरा है निवारक हिरासत, यानी कि ESMA निवारक हिरासत का प्रदान है जो अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों की योजना बनाने या उकसाने के संदेह में व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है, जिससे आवश्यक सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। तीसरा है समीक्षा और अपील। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में लिया गया है उसको लगता है कि मैं गलत तरीके से लिया गया तो वो अपील कर सकते हैं और न्यायिक जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर जा सकते हैं। उनका ये अधिकार है चुनौती देने का। बिल्कुल। राम नरेश जी, ये इस कानून के तहत अगर देखा जाए तो एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाता है, ये कब और क्यों होता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। इसका गठन आमतौर पर ESMA के तहत निवारक हिरासत में संबंधित मामलों में पारदर्शिता यानी एक ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सलाहकार बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं और इसमें सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जजेस होते हैं, कानूनी विशेषज्ञ होते हैं और अन्य योग्य व्यक्ति उसके अंदर बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो सदस्य जो है सलाहकार बोर्ड है वो निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, जैसे हिरासत आदेशों की समीक्षा। सलाहकार बोर्ड की प्राथमिक भूमिका ESMA के तहत जारी नजरबंदी आदेशों की समीक्षा करता है, यानी कि वो उनका रिव्यू करता है कि क्या ऐसा जो आदेश किया गया है वो सही किया है या नहीं किया है। यह हिरासत के आधारों की जांच करता है और मूल्यांकन करता है कि क्या वे अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर उचित हैं। दूसरा, ये अधिकारों की सुरक्षा करता है। सलाहकार बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि निवारक हिरासत में यानी कि डिटेंशन में जो रखे गए व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए। यह मनमानी या गैर कानूनी हिरासत को रोकने के लिए हिरासत के आदेशों की वैधता और वैधता का मूल्यांकन करता है। तीसरा है निष्पक्ष प्रक्रिया। सलाहकार बोर्ड हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उनके हिरासत आदेशों को चुनौती देने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मत प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए और व्यक्तियों को निष्पक्ष निकाय के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिले। चौथा, एडवाइजरी बोर्ड ये सिफारिशें भी करता है कि सलाहकार बोर्ड नजरबंदी आदेशों को जारी रखने या रद्द करने के संबंध में सिफारिश कर सकता है। यह ESMA के तहत निवारक हिरासत से संबंधित मामलों पर या सरकार या संबंधित अधिकारियों को तर्क संगत राय और सलाह प्रदान करता है। पांचवा है सार्वजनिक विश्वास के लिए एक सलाहकार बोर्ड का अस्तित्व। ESMA के तहत निवारक हिरासत में प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जनता के में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी तो एक विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये हिरासत से संबंधित कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाता है। ये तो कुल मिलाकर ESMA के तहत एक सलाहकार बोर्ड का गठन कानून के शासन को बनाए रखने, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और आपात स्थिति या संकट के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से निवारक हिरासतों के मामलों में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। राम नरेश जी, आपने जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े कानूनों को इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।